दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने सीधे तौर पर हमारे देश की एक बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी को सेक्शन की लिस्ट में डाल दिया और फिर उसी रात अमेरिका से एक ऐसा बयान आता है जिसे देखकर यह समझ आता है कि कुछ देशों को आज भी लगता है कि वह पूरी दुनिया को आदेश दे सकता है, क्योंकि उस रात टीवी पर खड़े होकर एक अमेरिकी नेता बोलता है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कुचल देंगे। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदा है। अपने ही लोगों के लिए सस्ते दामों पर सस्ता ईंधन खरीदना आज एक गुनाह बन गया है। अगर आप पश्चिमी देशों की मंजूरी के बिना करें तो वो गुनाह है, पर शायद इन देशों को अब तक यह एहसास नहीं हुआ कि भारत वो पुराना भारत नहीं रहा जो हर बात में बस हां कर दे। अब जो जवाब आता है वह शांति से नहीं, आत्मसम्मान से आता है। और अब अमेरिका के बयान के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री सामने आए और एकदम साफ कहा, देश की ऊर्जा जरूरतें किसी समझौते से तय नहीं होंगी, हम वही करेंगे जो देश के हित में होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह भारत की नई सोच का ऐलान था। हमारी नीतियां अब दूसरे देश तय नहीं करने वाले, वह अब यही तय होंगी हमारी मिट्टी पर। इसके अलावा अब बात उस कंपनी की करते हैं जिसे सबसे पहले टारगेट किया गया है। दोस्तों, नायरा एनर्जी जो पहले एसआर ऑयल के नाम से जानी जाती थी, उसे यूरोपियन देशों ने कहा अगर भारत में रूस का तेल रिफाइन होकर डीजल या पेट्रोल बन रहा है तो वह भी अब हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि देखिए, मतलब रूस से गैस के लिए दर दर भटकते हो और जब भारत अपनी राह चुनता है तो इन्हें परेशानी होने लगती है दोस्तों। पर भारत अब चुप रहने वालों में से नहीं है। नायरा एनर्जी ने यह सेक्शन पूरी तरह से अवैध और एक तरफा करार दिया है और साफ कहा, अगर आपने यह प्रतिबंध नहीं हटाया तो हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक जाएंगे और वहां आप कानून से भाग नहीं पाएंगे। और क्या हुआ? उसके बाद यूरोप ने तेल खरीदने से साफ साफ मना कर दिया और आज वही यूरोप ईंधन की कमी से जूझ रहा है। उधर नायरा एनर्जी भारत छोड़कर भागी नहीं, बल्कि यहीं पर और 70,000 करोड़ का नया निवेश करने जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत की रिफाइनरी अब सिर्फ यूरोप पर निर्भर नहीं है, अब डीजल और पेट्रोल अफ्रीका और एशिया के नए बाजारों में जा रहा है और यह बदलाव अब रिपोर्टों में साफ साफ दिख रहा है। खैर, आइए अब आगे पूरी डिटेल के साथ समझते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे असल में कौन कौन से बड़े खेल चल रहे हैं और यह पूरा का पूरा मामला आखिरकार कहां तक जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक का बटन दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आपके लिए मात्र एक सेकंड का काम हो, लेकिन इससे हमें काफी एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी। दोस्तों, बीते कुछ सालों में एक दिलचस्प बात सामने आई कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अब दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड डीजल खरीदार बन चुका है। जी हां दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जरूरत को सबसे ज्यादा पूरा किसने किया? हमारे देश भारत ने, और खासकर भारत की एक रिफाइनरी नायरा एनर्जी ने। दरअसल जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की सप्लाई चेन बिखरने लगी तब भारत ही था जिसने बिना शोर मचाए ईंधन की जरूरतें पूरी की। सिर्फ 2023 में भारत ने यूरोप को 25 मिलियन टन से ज्यादा डीजल भेजा और बीते 3 सालों में यह सप्लाई 5 गुना तक बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, अब वही यूरोप मुंह फेर रहा है, कहता है हमें नहीं चाहिए यह डीजल, क्योंकि यह डीजल रूस के क्रूड से बना है। तो दोस्तों, देखा आपने, जब उन्हें जरूरत थी तब भारत उनके लिए बुरा नहीं था, अच्छा दोस्त था। लेकिन अब जब भारत अपने नियमों पर चल रहा है तो भारत अचानक उनके लिए विलन बन गया है। यही है दोस्तों उनका असली चेहरा, डबल स्टैंडर्ड वाला, यानी दोगलापन वाला। और इस दोहरे रवैया का असर अभी हाल ही मैदान में दिखा। ब्रिटिश पेट्रोलियम का एक टैंकर भारत आया था नायरा एनर्जी से डीजल लेने, लेकिन ऐन वक्त पर लोडिंग कैंसिल कर दी और टैंकर खाली लौट गया। अब देखने में भले ही यह एक नॉर्मल बिजनेस डील जैसी लगे, लेकिन असल में यह एक राजनीतिक इशारा था, एक तरह की चेतावनी कि अब सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरा वेस्टर्न ग्रुप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। पर भारत अब वही पुराना भारत नहीं, अब यह देश झुकता नहीं, झुकाता है, अब जवाब देता है और
यही सोच लेकर भारत सरकार Courage to think outside the box. और नायरा एनर्जी ने मिलकर 3 बड़े कदम तुरंत उठा लिए हैं। यूरोप ने भले ही दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन भारत ने न सफाई दी, न घबराया, बल्कि जो डीजल पहले यूरोप की तरफ धड़ाधड़ सप्लाई होता था, अब वो फ्यूल रीडायरेक्ट हो गया बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और अफ्रीका की तरफ। क्योंकि यूरोप एक बात भूल गया, भारत आज एक ग्लोबल सप्लायर है, किसी के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं। तुम नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। एशिया और अफ्रीका हमारे लिए पहले से ही दरवाजा खोले बैठे हैं और भारत आज जो जवाब दे पा रहा है उसके पीछे सिर्फ आज की ताकत नहीं है, वह सोच है जो पहले से तैयार थी। क्योंकि भारत को पहले से ही कहीं ना कहीं शक था कि यूरोप एक न एक दिन अपना दोगलापन वाला असली चेहरा जरूर दिखाएगा। इसलिए जो रणनीति आज दिख रही है उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। इसके अलावा दोस्तों जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि सिर्फ 2024 के पहले 6 महीनों में ही भारत से अफ्रीका को डीजल भेजने का आंकड़ा 38% तक बढ़ गया है, सिर्फ 6 महीने में। और अकेले अफ्रीका ही नहीं, इंडोनेशिया, वियतनाम, केन्या जैसे कई देशों ने भारत से ईंधन खरीदना शुरू नहीं किया, बल्कि भारत को अब वह अपना भरोसेमंद पार्टनर मानने लगे हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं है दोस्तों, यह एक रणनीति है, सोच समझकर उठाया गया हर कदम। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहां एक तरफ यूरोप भारत को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर नायरा एनर्जी ने ऐसा ऐलान कर दिया जो सुनकर पूरा देश सोच में पड़ गया। नायरा ने साफ साफ कहा कि हम भारत में ही 70,000 करोड़ का निवेश करेंगे, नए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स बनेंगे, नई रिफाइनरी यूनिट्स खड़ी होंगी और पूरे देश में फ्यूल नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। यह बयान किसी भाषण का हिस्सा नहीं था, यह भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का ऐलान था। यह उस वक्त आया जब पश्चिमी देश भारत की कमर तोड़ने की साजिश रच रहे थे और हमने उसी समय अपनी रीढ़ और मजबूत करने का फैसला कर लिया। दोस्तों बादीनार की रिफाइनरी जिसे देश की रीढ़ कहा जाता है, अब उसे अपग्रेड किया जाएगा। न्यू एज टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जो न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होगी। देश भर में फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन अब और तेज और बेहतर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जिसे लोग सेक्शन समझ रहे थे, भारत ने उसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना दिया। यूरोपीय यूनियन का बंद होता दरवाजा हमारे लिए एक नया रास्ता खोल रहा है। इसके अलावा चाहिए दोस्तों अब जरा नजर डालते हैं उन 3 रणनीतिक चालों पर जिन्हें भारत सरकार ने इतने सधे अंदाज में चला कि पूरी दुनिया चौंक गई। पहली चाल लीगल फ्रंट पर सीधा मुकाबला। भारत और नायरा एनर्जी ने मिलकर डिसाइड किया है कि यूरोपियन यूनियन के खिलाफ WTO में केस दायर किया जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ डीजल की डील नहीं थी, यह वैश्विक व्यापार के असूलों पर हमला था। और अब यूरोप को खुद एहसास होगा कि उसने सिर्फ बिजनेस नहीं रोका बल्कि इंटरनेशनल फ्री ट्रेड की बुनियाद को ही ललकारा है। दूसरी चाल रणनीतिक स्वतंत्रता पर भारत का साफ स्टैंड। भारत ने खुले शब्दों में कहा है अगर कोई हमारी संप्रभुता में दखल देगा तो हम भी अपने फैसले खुद लेंगे। किसी से व्यापार करना है, किससे करना है, यह कोई और नहीं बताएगा, खुद भारत तय करेगा। वी कैन वी विल, यह सिर्फ लाइन नहीं थी, यह एक साफ साफ मैसेज था, सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि अमेरिका और यूके जैसे उन देशों के लिए भी जो हमसे नैतिकता के नाम पर पाखंड लेकर आते हैं। तीसरा और सबसे गहरी चाल सप्लाई। दोस्तों तुरंत रीरूट करना। शायद आपको लग रहा होगा कि भारत शांत बैठा है, लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल चल रहा है। भारत ने तुरंत ब्राजील, कनाडा, गयाना और सऊदी अरब और यूएई से कांटेक्ट किया ताकि अगर बेस्ट प्रेशर बनाई तो भारत की ऊर्जा जरूरतें कहीं और से पूरी की जा सके, क्योंकि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत अब खुद एक ग्लोबल डील मेकर बन चुका है। और इसी संदर्भ में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया जो न सिर्फ कड़ा
कड़ा था बल्कि बहुत साफ था। अगर कोई देश हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा तो हम भी उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे। उन्होंने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी, भारत सिर्फ उन्हीं से डील करेगा जो भरोसेमंद हो, लंबी साझेदारी निभा सके और सस्ते रेट पर ईंधन दे सके, चाहे वह रूस हो, सऊदी हो या दोस्तों ब्राजील हो। अब सबसे अहम बात, अगर यूरोप और यूके यह सोचते हैं कि वह हमें दबा सकते हैं तो उन्हें यह गलतफहमी अब निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आज का भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, आज का भारत दिशा तय करता है। जब रूस पर पश्चिमी देशों ने तेल को लेकर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने वहां एक मौका देखा, सस्ता कच्चा तेल रूस से खरीदा, अपने यहां रिफाइन किया और फिर एक्सपोर्ट किया। यह कोई जुगाड़ नहीं, एक प्रोफेशनल मॉडल था। यूरोपीय देश सीधे रूस से तेल नहीं लेना चाहते थे, लेकिन भारत से वही फ्यूल खरीद लेते थे, क्योंकि उस पर लिखा होता था इंडिया ओरिजिन, रूस का नाम तक नहीं होता था। लेकिन जैसे ही भारत ने इसे एक मजबूत बिजनेस मॉडल में बदल दिया तो यूरोप को परेशानी होने लगी। अब वही देश जो हमें नियमों की नसीहत देते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यूएई के रास्ते सैंडो ऑयल खरीदते हैं, जो असल में रूसी तेल ही होता है। यहां तक कि अमेरिका की बड़ी बड़ी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनियां भी इनडायरेक्टली रशियन प्रोडक्ट्स की डीलिंग करती रही हैं। यानी जब पश्चिम खुद करे तो वह इंडर्जी सिक्योरिटी होती है, और जब भारत करे तो सेक्शन वायलेशन होता है। पर भारत ने इस मौके को सिर्फ कूटनीतिक जवाब में नहीं बदला, बल्कि इसे एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बना दिया। और बात सिर्फ फ्यूल बेचने की नहीं है दोस्तों, भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, फ्यूल टर्मिनल्स बना रहा है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में भारत लॉन्ग टर्म सिस्टम खड़ा कर रहा है। यानी अब भारत सिर्फ सेलर नहीं रहा, अब वो खुद एक सिस्टम बिल्डर बन चुका है। और शायद यही बात है जो आज यूरोप और अमेरिका को चुभ रही है, क्योंकि अब भारत सिर्फ तेल सप्लाई नहीं करता, अब वो सप्लाई की पूरी व्यवस्था खड़ी करता है। अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, एक पावर सेंटर बन रहा है। और दोस्तों अब सवाल आपसे, जब भारत आज अपने दम पर अफ्रीका और एशिया जैसे मार्केट्स को संभाल रहा है, तो क्या हमें फिर से यूरोप को तेल भेजना चाहिए? अगर वह लौटकर दरवाजा खटखटाए, या फिर भारत को अब उन्हीं देशों को तरजीह ही देनी चाहिए जो शुरू से हमारे साथ खड़े रहे? बिना शर्त आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना ओपिनियन जरूर देना साथियों, क्योंकि अब यह वक्त है जब भारत न सिर्फ तेल बेचता है बल्कि अपनी शर्तों पर भी रहता है। और दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे भारत की ताकत की गूंज हर दुश्मन के कानों में गूंज सके। और दोस्तों यह थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।